हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें पहुंचा रहा है। प्रोपेगंडे से बचाते बचाते कोशिश करता हूं मैं कि जहां से खबर है वहीं से इंफॉर्मेशन लाई जाए और जानकार लोग ऐसे लाए जाएं जो सही आपको इंफॉर्मेशन भी दें और एनालिसिस भी पहुंचाएं। आज एक बार फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। वो आमतौर पर तो दिल्ली में रहते हैं, आजकल वो अपने वतन श्रीनगर में हैं। आज बहुत ही अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि ईरान ने अपनी तरफ से जवाबी रिस्पांस भेजा अमेरिका के प्रपोजल का, और अमेरिका की बहुत सी मांगें ठुकराई, रिजेक्ट की। उसके बाद ट्रंप की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट ना करने की खबर आई, अमेरिका ने रिजेक्ट की। इस तरह से खबर छापी जा रही है वेस्टर्न मीडिया में। लेकिन अंदर क्या कुछ है, कहां क्या होगा अमेरिका और इजराइल का? उधर इजराइल की तरफ से भी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 7 अक्टूबर के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, मेरी पूरी टीम जिम्मेदार है। उसके अलावा यह भी कहा कि हम प्रोपेगंडा वार में नाकाम हो गए, यानी उन्होंने ये कबूल किया कि हमने प्रोपेगंडा वार चलाई है। अब क्या कुछ होंगे हालात? मुसलसल जंगबंदी, और ऐसी जंगबंदी के एक तरफा अमेरिका की तरफ से ऐलान हो जाता है। ईरान की तैयारी किसी भी नई जंग के लिए मजबूत नजर आ रही है। इन तमाम हालात पर बात करेंगे शेख मंजूर साहब से, समझेंगे कि आखिर अब हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, क्या लगता है आपको? अब ये जो 2 दिन पहले ट्रंप का बयान आया था, आज रात तक मुझे उम्मीद है ईरान जवाब दे देगा, वो उम्मीद पूरी ना हुई। लेकिन जब जवाब आया तो अमेरिका उससे खुश नहीं हुआ, ट्रंप उससे नाराजगी दिखा रहे हैं। आप कैसे देख रहे देखिए, ट्रम्प की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो चाहता है वही ईरान एक्सेप्ट करे। अगर आपने देखा, पहले 4 पॉइंट प्रोग्राम था, फिर 10 पॉइंट का था, फिर 12 का था, फिर अल्टीमेटली 14 का आया, और हर बार ईरान ने जवाब दिया और इसको ना। चूंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आप देखिए, कहीं ना कहीं जो है इसराइल फिर इसमें ने इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है न्यूक्लियर पर हम नहीं समझौता करेंगे। बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, हालांकि कुछ कंसेशंस इसमें ईरान ने दिए उनको। लेकिन अगर ईरान को कहा जाए कि वो टोटली इसका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम विच इज फॉर पीसफुल पर्पजेस बंद किया जाए, वो तो हो नहीं सकता है। वो कैसे हो सकेगा? हाँ, ये है, उन्होंने मान लिया कि इसको किसी हद तक फ्रीज किया जाएगा या उस लेवल पर नहीं पहुंचाएंगे इसकी जो है यूरेनियम एनरिचमेंट, जो हथियारों के लिए काम आ जा सके। इस पर तो नेगोशिएशन, लेकिन मुझे लगता है इतना होते हुए भी जो ऑन द फेस ऑफ इट जो हमें लगता है रिजेक्ट होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर एग्रीमेंट भी हुआ है। हैं? यहां तक कि कल ये भी एक न्यूज आ रही थी, आई डोंट नो वेदर ये करेक्ट है, कि जब ट्रम्प शायद अगले हफ्ते वो जा रहा है या इसी हफ्ते वो जा रहा है चाइना, तो वापसी पर शायद उनको रुकने का था, 2 या 3 घंटे रुकने का, जो एक अलामत मानी जाती थी कि कोई डील हो जाएगी। डील में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो एक हार्ड लाइन जो ग्रुप है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो प्रो इजरायली लॉबी है, वही इस डील को स्कटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे, अमेरिका के अवाम जो आप स्टेट में देखें, इवन एडमिनिस्ट्रेशन जो इनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, वो इस हक में है कि वार को फर्दर यानी बढ़ाया न जाए, वार जो है खत्म ही करना चाहिए। और कोई ऐसा तरीका, क्योंकि जो भी हरबे उन्होंने इस वक्त इस्तेमाल किए वो काउंटर प्रोडक्टिव हुए। अब चूंकि इसको कोई वे आउट चाहिए, जो वो चाहता है उसको रिड्रीम करेगा, उसका जो ये जो है अपने जो बहाल हो जाएगा, वो कैसे बहाल होगा?
کہیں نہ کہیں اس کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو ریئلٹی ہے، اچھا کنسیشن دینے، وہ کہتا ہے یہ اس کو کرو، پھر کہتا ہے بیچ میں پھر لایا تھا میزائل، کون ساری وار جو ہے میزائل کی وار ہی چلی، یہ وار جو چلی اس میں میزائل کا بڑا، اور یہ دنیا میں اب ثابت ہو گیا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہی فیوچر کا وار ہوگا، گراؤنڈ فورسز کا وار ہی نہیں ہے اس میں۔ اور انہی میزائلز نے اگر امریکہ اور اسرائیل کو جو ان کی تباہی جو ہوئی، چاہے ان کے امریکہ کے جو نیول جو ہے یا ان کے انسٹالیشن تھے، فوجی تنصیبات تھے گلف کنٹریز میں، ان کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا وہ کسی نے تھا ہی نہیں۔ یہی میزائل داغے گئے ایران سے اسرائیل پر، جب تب سے وہ چپ ہے، اور وہ اپنی جو بڑاس ہے وہ سارا کچھ نکالتا ہے بیروت میں اور لبنان میں نکالتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایران سروائیو کیا، وہ اپنی ایک تو انہوں نے جو ہمت دکھائی اور جو ان کے پاس ٹیکنالوجی رہی، جس کے بارے میں امریکہ کو بھی پورا اندازہ نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے مان لیا امریکن سیکورٹی ایکسپرٹس نے کہ یہ جو ہے اس کی ان کے یہ جو نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کے پاس ہے، ان کو بھی اس کے بارے میں جو ویریئنٹ انہوں نے استعمال کیے، اس میں ڈفرنٹ قسم یعنی کہ استعمال کیے، ان کو بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ IRGC اور ایرانین آرمی نے یہ بھی کہا ابھی ہم نے جو دوسرے لیتھل میزائل ویپنز ہے ان کو ابھی استعمال نہیں کیا، وہ ابھی بھی ہمارے سٹور میں ہیں، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو ان کا بھی استعمال ہو جائے گا۔ یہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اچھا شیخ صاحب میں آپ کو ذرا بیچ میں روک رہا ہوں۔ آج ہی پریس کانفرنس تہران میں جو ہوئی ہے، وہاں کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی اسپوکس پرسن اسماعیل باغی کی، انہوں نے 2-3 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ امریکہ کی مانگیں بہت ہی ان ریزنیبل ہیں، ان ریئلسٹک ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا ہے، کیا جنگ کو ختم کرنے کی مانگ کرنا غلط مانگ ہے ہماری؟ کیا سمندری ڈکیتی بند کرانا ہماری غلط مانگ ہے؟ کیا ایرانی ایسٹس جو برسوں سے انہوں نے سیز کیے ہوئے ہیں، کیا اس کو آزاد کرانے کی مانگ کرانا غلط بات ہے؟ کیا ہرمز سے محفوظ جہاز رانی ہو، نیویگیشن ہو، اس کی مانگ کرنا کیا غلط ہے؟ کیا پورے علاقے میں امن لانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں غلط بات کیا ہے؟ تو وہ سیدھے وہ اپنے سارے پوائنٹس رکھ رہے ہیں۔ اب کیا لگتا ہے میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے سب سے بڑی جو اس کو پرابلم یہ ان کو پتا ہے، امریکہ نے بھی، اگر آپ دیکھیں گے جو پہلی ہی میٹنگ جو میراتھن میٹنگ چلی اسلام آباد میں 21 آورس یا 22 آورس، اس میں بائر صاحبوں نے کہا تھا، سارے جو موجود تھے انہوں نے کہا دیور نیئر ایگریمنٹ، اور بیچ میں فون کال آئی، گویا کوئی نہ کوئی اس جو ایگریمنٹ کو ہے جس میں کچھ جائز مطالبات جو ہے ایران کے بھی، ان کو وہ ایکنالج کرتے ہیں لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے۔ وہ کوئی ایک گروپ ہے ود ان دس ایڈمنسٹریشن جو کہیں نہ کہیں اس کو سکٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے جو اسرائیلی لابی بھی ہو، اور دوسری بات جو نیگوسیٹرز ہے وہ سبوں کو پتا ہے، وہ دونوں جو ہے اسرائیل کے بڑے سٹرانگ سپورٹ، اتنا نتانیاہو اتنا سپورٹر نہیں ہے ان کا جتنا وہ دو لوگ ہے، وٹکاف اور جو کوشنر جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ اگر یہ مان لیا اس نے میں ان کو وڈرا کروں گا، ان کے پر سینکشن اٹھاؤں گا، لیکن آپ اس میں دیکھیں دوسری چیزیں بھی آپ دیکھیے نا کس طریقے سے انڈائریکٹلی انہوں نے مان لیا تھا۔ ایک بار آپ کو 1 مہینے کا انہوں نے لفٹ کیا سینکشن کہ جو ابھی کوئی بھی ایران کے ساتھ تیل لیا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نیوز آئی ہے کہ پاکستان نے 6 بورڈر پوائنٹس جو ہے ایران کے لیے ٹریڈ کے لیے چھوڑے۔ کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے وداؤٹ دی اپروول آف امریکہ؟
آپ یہی بات جب ہم لاگو کرتے ہیں چابہار پر، انہوں نے کہا چابہار پورٹ بند کرو تو بند کرنا پڑا انڈیا کو، اس لیے۔ اور ایران پاکستان پائپ لائن چل رہی تھی، اس کو امریکہ نے پہلے کہا کہ بند کرو، کسی نے نہیں کیا۔ اب آل آف اے سڈن پچھلے 10 دن میں 6 بارڈر پوائنٹس کھولے اور ٹریڈ بھی چل رہا ہے وہاں سے ایسنشل کماڈیٹی وہ۔ اچھا ابھی ایک اور چیز ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک ایرانین جہاز جو امریکہ نے پکڑا تھا اس کو گوادر پورٹ پر یا لایا گیا، اس کے عملے کو پاکستان کے حوالے کیا، اینڈ ان ٹرن انہوں نے اس کو ایران کے حوالے کیا۔ گویا کہیں نہ کہیں کسی لیول پر نیگوسیشن چل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کون اس میں جیتا، جو پرسپشن ہے، جو ابھی تک انٹرنیشنل لیول پر بنتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ کو سارے کہتے ہیں اس نے اس کو یعنی کہ ایک قسم کا سرنڈر ہی کرنا پڑا۔ اس پرسپشن نے امریکہ کو تباہ کیا۔ جو آپ کہتے ہیں نیتانیاہو کہتا ہے وار میں پرسپشن جو بن گیا وہ ہار گئے ہو۔ اس وار کی بھی یہی پوزیشن ہوئی کہ صابوں نے ایک دم راتوں رات ایران کے بارے میں جس کو کہتے تھے ایک فیمشڈ کنٹری ہے، آئسولیٹڈ کنٹری ہے، اب یہ سینٹر سٹیج پر آ گیا اینڈ اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے ریجنل پاور۔ اب ان کے ایک دم تعلقات ہو گئے ہیں، بہت سارے جو کنٹریز ان کے ساتھ دہائیوں اور سالوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، دے آر ریگولرلی ان ٹچ ود دیم۔ چاہے وہ سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، قطر ہے، عمان ہے، ایون ٹرکی، سارے اس کے سو مچ سو یورپین یونین، جرمن، فرانس کے پرائم منسٹر، برٹن کے پرائم منسٹر جو ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، اس کی بات بھی مانی، اور کسی حد تک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہے اس کو مانیے۔ یہ ایک سینیریو جو چینج ہوا جس میں آل آف اے سڈن، جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا رہا تھا یا آپ سے 6 مہینے پہلے، کہ ایران ناؤ جو مڈل ایسٹ ہے اٹ از ایران، جو مڈل آج ایسٹ تک۔ ایران ہے۔ اچھا یہ سب ہارموز پر کنٹرول کرنے کے بعد ہوا نا، یہی وجہ رہی یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں ہرمز ایک شاہراہ پکڑی انہوں نے، اس پر جب یہ کیا اٹ ہیز ڈیفینیٹلی ہیلپ، لیکن جو ایران نے ریزیلنس دکھائی اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے ان کے ٹارگیٹس کیے، تو اس سے ایٹ لیسٹ یہ بیس بنائی کہ لک یو کین ناٹ اگنور اس، وی آر دیئر، وی کین فائٹ یو۔ اور بڑی پاور یہ نہیں ہے کہ چھوٹے جو عرب کنٹریز سے جس کے ارد گرد اسرائیل تھا اس کے ساتھ، ایک دنیا کے سب سے بڑی طاقت جو مانی جاتی تھی، جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، اس کو سبڈیو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور جنگ بھی چلی 39 ڈیز چلی، ایسی بات نہیں ہے، جس نے ایران کو بھی بہت نقصان پہنچا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے دکھایا کہ کسی بھی دن وہ ویور نہیں کیے، وہ ڈٹے رہے، اور ڈٹنے رہنے کا یہ مطلب رہا۔ اب جو یہ خود اسسمنٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ابھی کہتے ہیں یہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا تھا نقصان کا وہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے۔ اسرائیل کے بارے میں کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، چونکہ انہوں نے بلینکٹ بین کیا ہے کہ کتنا وہاں پر نقصان ہوا ہے۔ یہ جو ہے دو یہ پاور، لیکن اس ساری سچویشن سے ایران کو فائدہ بھی ہوا۔ فائدہ یہ ہوا، پہلا جو ہے کولپس ہوا، یعنی کہ یہ جو ہے عرب ختم ہوا، عرب بھی اب یہ سمجھنے لگے کہ ان کے مفادات دے آر ناٹ، یعنی کہ اگر دیر کین اونلی ایران کین پروٹیکٹ دیم۔ یہاں تک کہ ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی نیا ڈیفنس امبریلا ہوگا مڈل ایسٹ میں، اس میں ایران کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب ایک انالیسس آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ
ट्रम्प जो हैं वो बहुत ही डेडली ट्रैप में फंस गए हैं. बाय रिजेक्टिंग ईरान्स प्रपोजल, यूएस एंटर्स ए स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर विद नो एस्केप. ये जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है. अमेरिका एक ऐसे जाल में फंस गया है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है. क्या आपको आपको लगता है, क्या ये बात? देखिए, मेरे ख्याल में ये इसकी पहली रिएक्शन थी हम्म. जो इसने दी. हम्म. यही ट्रम्प है. आप देखिए 4 दिन में ये 10 बयान देता है. अभी कहता है 2 दिन पहले एग्रीमेंट. अभी ये भी कहता है आई एम इन डायरेक्ट टॉक्स विद ईरानी लीडर्स. अभी ये भी कहा. लेकिन इस वक्त का जो प्रपोजल है, इट्स ए वेल कैलकुलेटेड, वेल ड्राफ्टेड प्रपोजल. इस वजह से है कि आपने देखा जो ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर है, पहले वो प्रेसिडेंट से मिले, उसके बाद उन्होंने ईरानियन आर्मी के चीफ और आईआरजीसी के कमांडर्स के साथ भी उन्होंने बात की. दैट मीन इस अप्रोजल का जो उन्होंने पेश किया, जो उसके अप्रूवल सारे ग्रुप्स का है. और उनका मिलना ही 2.5 घंटे की बात उन्होंने की प्रेसिडेंट के साथ, फिर इनके साथ किया, आर्मी के साथ. इसके बाद ही ये प्रपोजल दिया गया उनको. एंड बाय एंड लार्ज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है. आई थिंक दे आर इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. लेकिन कुछ होंगे जो कंटेंशियस पॉइंट. ये पॉइंट भी कोई कंटेंशियस नहीं है. सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को विक्टर कैसे प्रेजेंट करूं. अब ये ईरान की तो ड्यूटी नहीं है ना. ये ड्यूटी उसको खुद करनी है. दुनिया में कोई भी कुछ कहे, ये कुछ भी कहे, लेकिन लोग भी मानने को तैयार होने चाहिए ना. भाई जो उन्होंने जंग में देखा, जंग के बाद जिस तरीके से सारी दुनिया जो है हुर्मुज के वजह से जो है परेशान कुन है, सारी इकोनॉमी डावाडोल हो गई है. अगर इसके बावजूद वो अपने आप को प्रेजेंट एज विक्टर नहीं कर रहा है, इट इज नन ऑफ ईरान को इसके साथ क्या. इसको आपको लोगों को बताना है, अपने लोगों को बताना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको बताना है कि मैंने जीत लिया. लेकिन वो जब क्वेश्चन करेंगे जीता तो जीता क्या, वहां पर सुई अटकी है. लेकिन साथ में आई कैन से विद कॉन्फिडेंस ये पूरी तरीके जंग नहीं होगी. जंग नहीं होगी, अब जंग नहीं. 95% में ये इस पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि इसमें हमेशा जो है पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज, कोई भी मिसटेक प्ले कर सकता हूँ. लेकिन जंग दोबारा नहीं होगी. ऐसे स्किर्मिशेस चलेंगे, टेंशन रहेगा. जिस तरीके से वो उसका जहाज पकड़ेगा, ये इसको जहाज करेगा, कहीं ना कहीं फिर वो एक दिन कहेगा चलो जी हमने ये किया वो किया तो बन गया. वरना ये जो आप देखिए इसके साथ जो अलाइन जो होते हैं डेवलपमेंट्स, जहाज भी पास होते हैं. अगर 10 जहाज निकलते हैं, 8 पास होते हैं, 2 को पकड़ते हैं. ये तो ईरान की तरफ से बार बार रिपोर्टें ये आती रहीं कि चाइना के, रूस के, इराक के और इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से जहाज निकलते रहे. अमेरिका ये कहता रहा कि हमने बंद किया हुआ, लेकिन वहां जहाज गुजरते रहे. ये खबरें आती रहीं. अच्छा, ये जो है ना, ये भी मैं देख रहा था. ये नाकाबंदी, जब सपोज दिल्ली में आपके घर के 4 दरवाजे सड़कें हैं, 2 सड़कें बंद हो गई. हो सकता है मुझे आप दूसरी सड़क से आना पड़ा, लेकिन चलता है. सड़क तो है ना. ईरान के शिपिंग जो कॉरपोरेशन है वहां की, उसके जिम्मेदार ने बाकायदा बयान दिया कि हमारे सारे बंदरगाह काम कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग मुसलसल हो रही है और माल जा रहा है. ये बात भी ईरान से आती रही. अच्छा, लेकिन अभी जो है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी भी जो अपने रिपोर्ट में अभी भी हाल ही में इन्होंने किया कि 1700 जो है कार्गो एंड ये जो दूसरे जहाज जो है जो ना सामान लेकर गए हैं वो वहां पर फंसे हैं. उसमें तकरीबन 20,000 के करीब जो है इनका क्रू या सी फेयरर्स वो जो कहते हैं वो अटके हुए हैं.
तो उनका ये है, वहां पर वो लोगों को ये कहते हैं, कंट्रीज को, अभी आप मत भेजिए, वहां पर कंजेशन हो गई है, क्योंकि बहुत सारे जो है दूसरे बंदरगाहों पर, ओमान पर, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर, या दूसरे जो गल्फ कंट्रीज के पोर्ट्स पर, वहां पर फंसे हैं, इसलिए उनको थोड़ा ये। लेकिन इसमें अब इनकी तरफ से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जी। अमेरिका को कुछ दिखाना है, मुझे भी कुछ है। अभी यहाँ से 2 दिन पहले ही न्यूज आई है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा हम भी इसको बुला के, जब अमेरिका बुला के नहीं हटा सका तो ये क्या करेंगे? अब तो फ्रांस की तरफ से भी बयान आ गया कि साहब हाँ, फ्रांस और हमने ब्रिटेन कभी ने। ईरान के उसको ब्लॉक कर, बगैर ईरान के साथ तालमेल के हमने हॉर्मुज पे कोई खिलाफ उसके कार्रवाई नहीं करनी, इस किस्म का बयान आया है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। जब से इजराइल बना तब से एक तरह से अमेरिका ही उसको पाल पोस रहा है, उसकी तमाम गलतियों, खराबियों, जंगों, सबको वो सपोर्ट करता रहा है। अब नेतन्याहू का एक बयान आया है जिससे कुछ अंदाजा लगाने की जरूरत है। उसने कहा कि हमें अब अमेरिका से जो फौजी मदद मिलती थी, वो मदद हम बंद करने के लिए तैयार हैं, यानी हम उसके बगैर भी जी सकते हैं। तो हाँ, इसका ये एक बयान आया, ये बयान क्या आया, ये जो हाँ। अमेरिका के ये एडमिनिस्ट्रेशन ने 35,000 टन का जो सामान जो है इसराइल भेजा, हम्म। यानी कि उनको कमी पड़ी थी। हम्म। उनके कहने या न कहने तो कौन मुल्क देगा? स्पेन देगा जिसने हम्म। बंद किया है, इटली देगा जिसने उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट बंद किया है, इवन सो मच सो बरतानिया, उसने कहा अगर हमारे ऊपर से गुजरेगा तो वी आर बाउंड टू अरेस्ट हिम। हम्म। हम्म। ये जो है, इतना सामान कोई नहीं देगा। द डे दे विल विड्रा, वाशिंगटन विड्रा करेगा अपने सपोर्ट को, इसराइल ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। हम्म। इनकी अपनी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, अपनी बिल जो है, डिफेंस बिल पहले पेश नहीं की जब तक कि इन्होंने इसराइल का नहीं किया पहले। हम्म। ये चीजें हमें जो कहने से ये बात जो क्या क्या ये, क्या क्या ये इसका असर तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर इस बात पे बहुत सवाल उठने लगे हैं कि हम इजराइल के लिए जंग में क्यों गए थे, ये जंग हमें बंद करनी चाहिए, हम इसमें शामिल ना हो। वहां एक पब्लिक सेंटिमेंट बहुत बड़ी तादाद में ये बन चुका है। तो क्या हाँ, उसको, यस यस, उसकी वजह से ये नेतन्याहू का ये बयान ये आया है? भी एक है। दूसरी बात, इनफैक्ट 2 दिन पहले जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उसने ओपनली स्टेट ऑन शी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक साइड अगेन, दूसरे 2028 में जो इलेक्शन होने उसने ओपनली कहा है। उसने कहा, ये उसने उनके कहने पर किया कि हमें हमारे लिए प्रॉब्लम हमारी, यानी उसका ये भी कहना, सो में सो उसने कहा अमेरिका की जो इमेज थी वो दुनिया में तहस नहस हो गई है। वो कहता है इररेस्पॉन्सिबली उन्होंने शुरू किया वार जिसका कोई मंतक ही नहीं था। देखिए, कोई चीज जो है ये सिर्फ उसने किया। अब देखिए, जब से ये ट्रूस हुआ है, शायद 1 या 2 बार ही नेतान्याहू ने बयान दिया है, वरना वो चुप करके बैठा है, क्योंकि या उसको कहा है साइलेंस करो। लेकिन प्रॉब्लम जो है, किया भी उसने इससे पहले जो है, उनके जो है फार्मर जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उसने एक स्टेटमेंट दिया, कहता 4 बार नेतान्याहू ने ये प्रपोजल बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा कि आप जॉइंटली हम हमला करेंगे, वो रिजेक्टेड इट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये किसी, और अब उनको एक ऐसा आदमी मिला, और उसके जो हवारी थे वो भी बिजनेसमैन है, उनको उनको डिप्लोमेसी या पॉलिटिशियंस, उनको कोई उसके सरकार, उनको यही ग्लोरी में थे कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम उसको तहस नहस करेंगे। उन्होंने उसको, और ये भी थोड़ा उकसाया, और ये भी जुनून में आ गया, अपने जलाल में आ गया। उसने कहा हम ये करेंगे, फिर क्या हुआ? यहाँ तक इसने अब तो इररेस्पॉन्सिबल सूरत हाल स्टेटमेंट बहुत दिया ही, कि अब तो बहुत, इररेस्पॉन्सिबल जी जी। स्टेटमेंट दिया, मैं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करूंगा, स्टोन एज में भेजूंगा।
कभी आपने देखा है प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट यानी कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वो ऐसे स्टेटमेंट देगा, इस सिविलाइजेशन को खत्म करूंगा? हाँ जी, लेकिन वो ये देखिए, वो एरोगेंस ट्रम्प। थी ना, एरोगेंस, नाउ इट इज नॉट देयर। आप देखें, आप उनके बयान में बहुत चेंज आई। हम्म, अगर रिजेक्ट भी करता है वो नहीं कहता है। हम्म। तब्दीली तब्दीली नेतन्याहू के बयानों में भी आई और ट्रम्प के बयान। वो अगेन आई से नेतान्याहू माइनस यूएस इज नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर अमेरिका ये के नेतन्याहू। हमेशा ये कहता हूँ। पहले इसको पीछे नेटो भी था, अब नेटो में क्रैक्स आ गए हैं, अब वहां पर ये कहते हैं इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि वो भी समझते हैं अगर उनको नाउ ये जो है तो खासकर अरब वर्ल्ड में अगर कहीं ना कहीं जो भी है, अगर हमें डेवलप करने हैं रिलेशन उनके साथ, थोड़ा बहुत इसराइल के साथ दूरी रखनी चाहिए, एक रैशनल तौर पर रखनी है रिलेशन। अच्छा, इस जंग के नतीजे में अब ये अरब अरब हुकूमतें या अरब मुल्क जैसे जो भी कहें, ये इनका सर्वाइवल कितना कितना रियल लगता है? देखिए, ईरान की तरफ से यूएई के बारे में बहुत साफ क्लैरिटी है कि वो पूरी तरह से हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं। दूसरे मुल्क भी दे रहे हैं, लेकिन यूएई तो बहुत ही गैर मामूली इसराइल की मदद कर रहा है, अमेरिका की देखिए मदद। इस जंग से दो चीजें पता चला है कि यूएई और बहरीन जो है, टोटली ये हमने पहले भी कहा था, दे आर आउट एंड आउट अगेंस्ट ईरान। और यूएई के बारे में वो हाउस के यहाँ वहाँ मुसाद का ये चल रहा है, वहां पर सेंटर भी चल, यहाँ तक कि कल एक न्यूज आई कि इराक में भी एक जगह वो एक ऑपरेट कर रहे थे जहां से उन्होंने ईरान पर हमला किया गया। लेकिन इराक की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दैट इज टोटली अगेंस्ट। वो उस वक्त शायद कायम किया होगा जब वहां पर अमेरिकन फौजों की प्रेजेंस थी, शायद उस दौरान उन्होंने किया होगा। यही आप देखिए कि बहरीन के रॉयल किंग को, रूलर को अपने सर्वाइवल की पड़ी है। अभी भी कल उन्होंने 69 लोगों को ये उनकी नेशनलिटी खत्म की है। उनको कहा गया कि वो हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के साथ उनके साथ ताल्लुकात है। यहाँ पर ये कह रहे थे कि पूरा इनको जो है ये होटलों में, इनके घरों में रह गए, जो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए रशिया ने दी, उन्होंने इसलिए उन्होंने टारगेट किया। ये हकीकत है इसमें को, और वो भी करते हैं, वो ओपनली कहते हैं, वो ये नहीं कहते डके छुपे नहीं है वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि इसको क्या आप इसको हमला कीजिए। वो इसीलिए अरबों दूसरे अरबों पर अपने ये जो है कंट्री से, जीसीसी कंट्री से नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं हम नहीं मॉडरेट भी, हम वो अपना बचाना चाहते हैं। लेकिन ये उन पर नाराज हुआ। आपने देखा जो जीसीसी की मीटिंग हुई, ये ओपेक की मीटिंग हुई जहां पर इसने वॉकआउट किया और कहा कि मैं ओपेक से बाहर निकलता, वो कहता आप मुझे साथ नहीं दे रहे। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। उसने कहा कि उसने ओपेक से निकला और कहा कि मैं आउटपुट भी बढ़ाऊंगा। ये रिएक्शन थी बिकॉज ऑफ दैट। और बार बार वो कहता है उनको कि आपने मुझे साथ नहीं दिया। वो क्यों हर एक चीज में साथ देगा? हर एक को अपनी अपनी ये है। अच्छा, एक एक बहुत ही सीधा सवाल, वक्त की जरा कम रह गया हमारे पास। ये बताइए कि क्या ईरान की मर्जी के खिलाफ ये तमाम अरब हुकूमतें अमेरिका और इजराइल से वैसे ताल्लुकात रख पाएंगी जैसे इस जंग से पहले रख सकती थीं, हॉर्मोज पर कंट्रोल के बाद खास तौर से? एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कोई नया मुल्क, नया अरब कंट्री ये सोच रहा होगा कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएगा, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। हम्म, दूसरी बात, ये तो क्लियर बन हो गया है कि इनको, ये बहुत सारे अरब कंट्रीज को ये रियलाइजेशन हुई इजराइल इज देयर नंबर वन एनिमी। हम्म, जो उनको परसेप्शन दिया गया था कि उनका सबसे बड़ा खतरा जो ईरान से है वो दूर हो गया। वो उसमें जो जाल लगी थी उसको, हम्म, वेब जो है, कॉब वेब हट गई है उससे, हम्म, वो क्लियर हो गया है उनको। दैट इज वाई कि ओपनली लिखते हैं
सऊदी अरब में जो बड़े रॉयल फैमिलीज के साथ यहाँ ये जैसे उन्होंने कहा इनको कतर वालों ने इनडायरेक्टली दे टोल्ड यूएस टू वैकेट, यहाँ में खाली हमें छोड़िए अपने रहम करम पर, या इसी तरीके से सऊदी ने कहा। या नया जो लगता है कि एक डिफेंस यानी ग्रुप बन रहा है, डिफेंस कोऑर्डिनेशन ग्रुप बन रहा है, इसमें वर्चुअली देयर इज नो स्पेस फॉर इट। अभी सारे नहीं निकालेंगे, ये भी मुझे पता है, सारे एकदम नहीं निकाले कि सबों में इतनी ताकत भी नहीं है। सब जो है छोटे छोटे चाइनीज कंट्रीज है, उनमें जो अपने पहले उनको अपने सर्वाइवल है, जो उनको लगता है मोसाद और सीआईए ही उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ चीजों कुछ कंट्रीज ने क्लियरली ये कहा, ओपनली आए हैं वो। अच्छा, भारत की पॉलिसी में कुछ तब्दीली, कुछ इशारे लगते हैं आपको? क्या मुझे लगता नहीं है लगता। देखिए, तब्दीली का होता है एक टेस्ट टाइम होता है, जब आपको दोस्त को आजमाना होता है। ये अभी जो उन्होंने शायद बुलाया था उनको, जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, तो जयशंकर जी ने शायद उसने फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात भी की, इनवाइट भी किया है, लेकिन शायद ईरान जो है डिप्टी मिनिस्टर के लेवल पर शायद अपना डेलीगेशन भेजेगी। और जिस वक्त आपने ये भी देखा होगा कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने खुद प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की थी कि ब्रिक्स की मीटिंग बुलाइए, एक रेजोल्यूशन की। ये दीज सर्टेन थिंग्स आर क्रूशल। वो भारत में गुजार दी, वो मौका अपने हाथ से निकाल दिया। लेकिन ये है कि हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस, यहाँ मैंने देखा कल एक बहुत सारे टीवी चैनल्स के अब ईरान भी गए हैं, जिसमें एक चैनल नाल वहाँ एक लेडी गई है, वेरी एक्सलेंट रिपोर्टिंग, उसने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है और दिखाया कि बहुत सारे चैनल्स में चेंज आई है। चैनल्स में अब बहुत सारे जो इजरायली यानी कि ईरानी व्यू पॉइंट है, इसको हाईलाइट किया जाता है। इसकी एक जो मैंने कल देखा बहुत बढ़िया, उसने वो दिखाया एक पुल को गिराते हुए किस तरीके से जब वहां पर लोग जमा हुए उन पर भी बमबारी की। एक पॉजिटिव है, यानी कि एक मैसेज लोगों ने जनरली बाय एंड लार्ज उन्होंने ईरान के स्टैंड के साथ रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये। आपने देखा कितने करोड़ों रुपयों का डोनेशन जो है लोगों ने जमा करा है, वो दिखा रहा है उसमें, यानी कि लोग साथ है, क्योंकि एक लॉन्ग रिलेशंस रही है, एफिलिएशन रही है, तो इसलिए वो बहुत बड़ा एक जो है रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन, हर एक लेवल पर जो रिलेशन वो कायम और दायम रहेगी। बिल्कुल कायम दायम रहे। और जंग का नतीजा जो भी आए, जिस तरह के हालात अभी हैं, आपने एक बहुत ही अहम बात की कि अब कोई जंग नहीं होगी, यानी कोई बड़ी जंग नहीं होगी, छोटी मोटी चलती रहेंगी, लेकिन अब जंग के इम्कान फिलहाल नहीं है, क्योंकि उस अमेरिका और इजराइल को जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, और अब भी वो अपनी प्रिपेयर्डनेस बता रहा है, अपने हथियारों के बारे में बता रहा है कि बहुत से सरप्राइजेस हैं हमारे पास। तो ऐसी हालत में बहरहाल एक मुश्किल है, एक ईगो का मसला है कि वो अमेरिका बहादुर हार नहीं मानने वाला, और इधर से किस तरह से ये अपने हक को कैसे छोड़ देंगे। ईरान ने अपने हक मांगे हैं जो लेजिटिमेट हैं, और हालात जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं बातचीत, अंडरस्टैंडिंग अंदर ज़रूर है। पाकिस्तान बगैर अमेरिका की मर्जी के वो बॉर्डर पॉइंट्स नहीं खोल सकता। ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि हालात किसी तरफ नतीजे की तरफ, बेहतर नतीजे की तरफ, जंग ना हो ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। थैंक यू। अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।